नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर है। डॉक्टर प्रभात हत्याकांड में फैसला आ गया है। पंकज दुबे और कबीर को आजीवन कारावास की सजा हुई है। कोर्ट ने 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। आर्म्स एक्ट के तहत 10-10 साल की सजा हुई है। और हमारे साथ अन्य अमृता जुड़ी हुई इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अन्य, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखा जाए कोर्ट के इस फैसले को। जी अलीम, देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है। खासकर ये 9 साल से चल रहा है ये मामला, और सभी जानते हैं किस तरह से सीरियल क्राइम के जरिए पंकज दुबे जो उभरता हुआ अपराधी था, पूरे शहर को अपने कब्जे में करना चाहता था। और उसने एक लोकप्रिय डॉक्टर जो गरीबों का मरीज के वेश से साथ हत्या कर दी थी। पूरा शहर सन्न रह गया था। और अलीम, इसके साथ ही कई घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया था, और बारी बारी से उन सब की जो फैसले आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले जो पहली गोली चलाई थी पंकज दुबे ने पहले डॉक्टर पर, वो जीवित बच गए, लेकिन उसके लिए उसको 10 साल की सजा हो चुकी थी। इस बीच अब डॉक्टर प्रभात का ये मामला आया है अलीम, उसमें आजीवन कारावास की सजा दोनों को सुनाई गई है। इसमें 2 लोग और आरोपी थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया, रंजन भट्टाचार्य और जावेद। इन दोनों की अलग अलग जांच चल रही है। एक की सीबीआई जांच चल रही है और एक की दिल्ली से एक टीम आकर जांच करती है कि आखिर वो दोनों आरोपी कहाँ गए। तो कुछ चीजें इसमें है, कुछ बिंदु है अभी भी हत्याकांड में जिसमें कई सवाल है, लेकिन जो ये 2 क्लियर थे कि हाँ ये अभियुक्त हैं, इन्होंने ये शूटर थे, किसी के कहने पर सुपारी लेकर इन्होंने शूट किया था। इन दोनों को दोषी करार देकर और आज आजीवन कारावास देकर की सजा देकर के परिवार को एक तरह से सुकून मिला है अली, संतोष व्यक्त किया गया। हालांकि पत्नी नामिका प्रभात ने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। जी अली, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पलामू में जमीन को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गया। इस दौरान बमबाजी और फायरिंग भी हुई है। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ का है। झड़प के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही इलाके में धारा 144 से लागू कर दिया गया है। एसपी इंद्रजीत मेहता ने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। चैनपुर के बंदुआ में अभी स्थिति बिल्कुल ही नियंत्रण में है, सामान्य है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है जो अगले कई दिनों तक वहां पर रहेगी। एसडीओ सदर एवं डीएसपी सुरजीत वहां पर घटनास्थल पर पहुंच के स्थिति को उन्होंने नियंत्रित कराया। अभी जो है दोनों समुदायों के बीच में एक बैठक आयोजित की गई है। मुझे लगता है कि बातचीत से सारे मामले को सॉल्व कर लिया जाएगा। यह मामला भी एक तरह से एक यज्ञ आरंभ करने को लेके, उसके स्थल को लेके था। दोनों के बीच में तो एक बैठक भी आज 10 बजे प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई थी, लेकिन उस बैठक के आयोजित होने से पहले ही कुछ लोगों के द्वारा जो 144 की गई ज़मीन है, जो सरकार की ज़मीन है, वहाँ पर एक झंडा गाड़ने के कारण जो है विवाद उत्पन्न हुआ। सामने वाले दूसरे पक्ष के द्वारा भी उसमें जो है प्रतिक्रिया की गई। उसमें जो है कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का द्वारा झोला में बम, सूत्री बम जो है, एक तरह का जो होता है सूत्री बम जो होता है, उसको फेंकने का दृश्य सामने आया है। तो हम लोग पहचान कर रहे हैं, जिसने भी विधि विरुद्ध काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ नीलकमल जुड़े हुए हैं। नीलकमल, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, आखिर इतना हंगामा कैसे हुआ? जी, आपको बता दूं कि ये पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पे यज्ञ स्थल को लेकर विवाद चल रहा है। 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। तो आज दोनों पक्षों को पुलिस ने विवाद स्थल पे बुलाया था। दोनों पक्षों से वार्ता करने की बात थी। तभी सुबह में ही दोनों पक्ष की ओर से लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और उससे पहले एक पक्ष की ओर से वहाँ पे एक झंडा गाड़ दिया गया था, जिसको लेकर के विवाद बढ़ी कि वार्ता नहीं होने से पहले झंडा गाड़ने, और इसको लेकर के दूसरे पक्ष तरफ से जो उपद्रवी तत्व थे वो बमबारी करने लगे। वो थैला में जो लोकल हैंड मेड बम लेकर आए और बमबारी करने लगे। गोली चलने की भी खबर है।
तो इस घटना को, चूंकि वहां पे पुलिस मौजूद थी, तो पुलिस तुरंत हालात को काबू में किया और फिलहाल वहां पे जो पुलिस के अधिकारी हैं और प्रशासन के लोग भी वहां मौजूद हैं और दोनों पक्षों को समझाने में लगे हुए हैं। फिलहाल जो है जो हालात है वो अभी काबू में है। वहां फोर्स की तैनाती की गई है। चलिए नीलकमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर रामगढ़ में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुआ है। बताया जा रहा है कि मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। घटना में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए हैं। घटना गोला थाना क्षेत्र के हुप्पू के पास की है। और हमारे साथ जयंत जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। जयंत, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आखिर ये हंगामा हुआ है और क्या वजह बताई जा रही है इस झड़प की? अलीम, ये रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र स्थित हुप्पू एक क्षेत्र है पंचायत, वहाँ डीवीसी का बिजली सेंटर है। वहाँ पर ग्रामीणों द्वारा मुआवजा और रामगढ़ में बीते 1 माह से बिजली की समस्या बरकरार है, किल्लत जारी है, जिसको लेकर के आज आंदोलन किया जा रहा था। आंदोलन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच अचानक किसी मुद्दे पर झड़प हुई और वह एक बड़ा रूप ले लिया, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और लाठीचार्ज के दौरान ग्रामीणों द्वारा पथराव भी किया गया, जिसके कारण पुलिसकर्मी घायल हुए। मुख्यालय डीएसपी प्रकाश सोय भी घायल हो गए हैं और दर्जनों ग्रामीण अभी घायल हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है और मामला फिलहाल शांति है, लेकिन क्षेत्र में तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। चलिए जयंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। धनबाद के केंदुआडीह में फिर गैंगवार हुआ है। वर्चस्व की लड़ाई और संजय खटिक हत्याकांड का बदला लेने के लिए रमा खटिक गिरोह के अपराधियों ने केंदुआडीह में गोलीबारी की, जिसमें कुख्यात अपराधी विक्की डोम और सचिन यादव को गोली लगी। दोनों को धनबाद के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। दोनों पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। सीसीए एक्ट के तहत जेल में बंद विक्की डोम हाल में ही छूटा था। घटनास्थल से 3 खाली कारतूस मिले हैं। धनबाद पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। अनिल यादव, रामा खटिक, राजेश यादव और गोलू साहब कोर्ट जा रहे थे हम। तो जब देखे हम कि गाड़ी रोक दिया मेरा, पिस्टल निकाल हम गाड़ी पटक कर जाने लगे, दौड़ भागने लगे। तो वही जरिया मेरे ऊपर गोली चलाने लगे। हम दौड़ के अपना भाग गए। दुमका से बड़ी खबर है। दुमका में अनियंत्रित होकर बस पलटी है। हादसे में एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है। करीब 20 से अधिक तीर्थयात्री घायल हो गए हैं। मुफस्सिल थाना के दसो राय के पास यह हादसा हुआ है। यूपी के गोंडा जिले के रहने वाले हैं सभी तीर्थयात्री। देवघर में पूजा अर्चना के बाद जगन्नाथपुरी जा रहे थे यात्री। गिरिडीह में हार्डकोर नक्सली झारी महतो पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। मधुबन थाना क्षेत्र के मधुबन और डुमरी गांव में नक्सली की अचल संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आज यूएपी एक्ट के धाराओं के अंतर्गत हरीलाल महतो के नाम से जो भी संपत्ति है मधुबन थाना अंतर्गत, उसकी जब्ती की कार्रवाई सीओ पीरटार की उपस्थिति में हो रही है। सीएम रघुवरदास ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव, एनएचएम निदेशक, रिम्स निदेशक के अलावा सभी जिलों के सिविल सर्जन और सदर अस्पतालों के उपाधीक्षक मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। झारखंड के सीएम रघुवरदास ने पीएम नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। साथ ही कहा कि देश की जनता की सेवा के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड मिला है। गौरतलब है कि दिल्ली में विशेष समारोह के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। जनता का अवार्ड हो, इससे निश्चित रूप से भारत गौरवान्वित हुआ और अब विकसित कंट्री होने के बावजूद भी पर्यावरण के
दृष्टि में दुनिया में भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि हम प्रकृति के निकट, प्रकृति का संरक्षण करने वाला देश है। और इसीलिए आज भारत के नेतृत्वकर्ता को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो पुरस्कार दिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई झारखंड की जनता की। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के दूसरे स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने छात्रों के लगाए स्टॉल्स का भी जायजा लिया। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी देश की तीसरी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2016 में हुई थी। फिलहाल ये यूनिवर्सिटी अस्थायी कैंपस में चल रहा है। हालांकि खूंटी के जुरडेग में 206 करोड़ की लागत पर यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बन रहा है, जो साल 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये देश का तीसरा विश्वविद्यालय आज झारखंड में स्थापित है और इस विश्वविद्यालय में जिस तरह देश दुनिया में आतंकवाद, साइबर क्राइम और नए नए क्राइम हो रहे हैं, तो ऐसे समय में दक्षता युक्त हमें मैन पावर भी चाहिए और इसी को ध्यान में रखकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, ताकि हम झारखंड या झारखंड के अगल बगल राज्यों से क्या मुझे बताया गया कि इस यूनिवर्सिटी में 30 जो छात्र छात्राएं हैं वो बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के छात्र छात्राएं भी यहाँ पढ़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से ये 2 वर्ष की उपलब्धि ये बताती है कि दूसरे राज्य के स्टूडेंट भी झारखंड में आके पढ़ रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता, इस यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिन, इस यूनिवर्सिटी की माहौल ये सिद्ध करता है कि 2 वर्ष से यूनिवर्सिटी जिस उद्देश्य से बना था उस उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। इसके लिए मैं फिर से प्रबंधन को बधाई देना चाहता हूं। गुमला के बिशुनपुर में विकास भारती संस्था की ओर से ग्राम प्रधानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई ग्राम प्रधानों और टाना भक्तों को सम्मानित किया गया। साथ ही उनके कार्य को समाज के लिए प्रेरणादायक करार दिया गया। रांची के सूचना भवन में जनसंवाद में आई शिकायत पर कार्रवाई की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएमओ के संयुक्त सचिव ने 12 नए शिकायतों की समीक्षा की। साथ ही महीनों से लंबित 3 मामलों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान सीएमओ के संयुक्त सचिव ने लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई। ये स्थिति तो है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ आश्वासन देने के बावजूद भी उन्होंने 6 महीने और वैसे ही ये 18 साल से विवाद इसका लटका हुआ है अनुकंपा पर। यस और नो जो भी विधिवत सम्मत है उसको कंप्लायंस होना चाहिए था। नहीं होना लायक है तो नहीं करेंगे, होने लायक है तो। टाटा रांची NH-33 के निर्माण में लगी मधुकन कंस्ट्रक्शन कंपनी को हटा दिया गया है। अब NHAI ही NH-33 का निर्माण कराएगी। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने इसकी जानकारी दी। NH-33 के निर्माण में मधुकन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अनियमितता के आरोप लगे थे। सांसद ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ कई दौर की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। प्रस्ताव पारित कर फैसला लिया गया कि NH-33 का मोहला रांची तक मधुकन का नहीं करने देना है। मधुकन को नहीं करना देना, मधुकन का कार्य को रिवोक करना है। मोहुला से रांची तक का शेष कार्य, जिसमें रांची का रिंग रोड भी शामिल है, इसमें रिंग रोड भी शामिल है, का निर्माण 4 पार्ट में किया गया। रांची में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह और मेयर आशा लकड़ा ने 2 सड़क और नाली निर्माण की आधारशिला रखी। इस मौके पर मंत्री सीपी सिंह ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार को हिदायत दी। वहीं मेयर ने कहा कि आने वाले दिनों में लगातार सड़कों और नालियों का शिलान्यास किया जाएगा। के अंदर
अभी सड़कें और नालियों का जाल बिछ रहा है। तो आम जनता से यही बात कर रहे हैं, इंजीनियर से भी बात कर रहे हैं कि भाई काम में क्वालिटी होनी चाहिए और क्वालिटी एंड क्वांटिटी बहुत होनी चाहिए। और आम जनता का भी दायित्व है कि ये चूँकि आम जनता के टैक्स के पैसे से बन रहा है, तो आम जनता को इसी रोड में रहना है, तो सड़क अच्छी बने ये उनका भी देखना दायित्व है। बिरसा चौक के पास में और एक लटमा में रोड नंबर 2 का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके आगे फिर हम 4-5 दिनों में और 3 रोड का शिलान्यास करेंगे। यानी हम कहें कि इस जो पिछले सेशन का 2017 का जो हमारा रोड था, कुल मिलाकर के 73 रोड थे, वो 73 रोड का अभी हम लोग लगातार शिलान्यास कर रहे हैं और निर्माण कार्य शुरू होगा। बरसात के लिए रोके हुए थे, अब बरसात खत्म हुआ है। हर रोज कहीं ना कहीं पूरे रांची में नया रोड का शिलान्यास होगा और नया रोड और कहीं बच गया है, ऐसे अभी मंत्री जी के माध्यम से 14 फाइनेंस के माध्यम से उन रोड का, नालियों का और से हम निर्माण करने का। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो स्वराज स्वाभिमान यात्रा पर रामगढ़ से हजारीबाग पहुंचे। टीटी झरिया में आजसू कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वराज स्वाभिमान यात्रा के दौरान आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो टाटी झरिया, चरही और विष्णुगढ़ समेत 10 पंचायतों में पदयात्रा करेंगे। इस मौके पर आजसू कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। सुदेश महतो उसी खुले अखाड़ों को खोलने के लिए आया है जहां पर राजनीतिक बहस प्रारंभ होना चाहिए, राजनीतिक विषय पर मूल्यांकन होना चाहिए। केवल विधायक, सांसद, मंत्री या ऐसे पद पर शुमार होना या फिर वहां पर बैठकर अपने मौलिक राजनीतिक दायित्वों को निभाना, ये दोनों में जो फर्क आया है, ये फर्क के संवाद को गांव के चौपाल से उठाकर इसके उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना ही इस यात्रा का मूल मंत्र है और उद्देश्य। झारखंड सरकार के डीजीपी डीके पांडे की आज झारखंड हाईकोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान हाईकोर्ट के जज आनंद सेन की कोर्ट ने पुलिस द्वारा जांच में लापरवाही बरते जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। साथ ही जांच प्रक्रिया में सुधार के लिए कई निर्देश भी दिए। कोर्ट ने डीजीपी से अक्षम अधिकारियों को जांच का जिम्मा देने पर भी नाराजगी जताई। इस पर डीजीपी ने कोर्ट को इस तरह की लापरवाही आगे नहीं दोहराने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि हजारीबाग के विकास अपहरण के मामले में पीड़ित को जांच पदाधिकारी की ओर से गवाह नहीं बनाए जाने का एक मामला सामने आया था, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। तो डीजीपी साहब जब अपीयर हुए, उन्होंने कोर्ट के सामने अपीयरेंस दिया और बोला कि ये लैचेस है आईओ की तरफ से, और फर्दर उन्होंने कोर्ट को ये आश्वासन भी दिया कि फर्दर ऐसी मिस्टेक्स नहीं होगी आईओ की तरफ से। गाइडलाइंस भी सारे एसपी डीएसपी को के लिए फॉलोअप करते रहेंगे ताकि ऐसी मिस्टेक्स नहीं हो। कोर्ट ने भी कहा है कि आईओ जो है उनके जो भी चार्जशीट फाइल हो रही है सीनियर ऑफिसर्स के वेरिफिकेशन के बाद ही फाइल हो, और फर्दर जो है जितने भी प्रोसिक्यूशन केसेस हैं उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए, हर बिंदु पे इन्वेस्टिगेट करके उसको कोर्ट में सही टाइम पे जमा किया जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने एसीबी को नेशनल गेम्स घोटाले की जांच पूरी करने के लिए 6 माह का समय दिया है। अदालती आदेश पर इस मामले में एसीबी के एडीजी उच्च न्यायालय में हाजिर हुए। उन्होंने जांच पूर्ण करने के लिए 6 माह का समय मांगा। इस पर मुहर लगाते हुए उच्च न्यायालय ने तय समय सीमा में जांच पूरा करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि साल 2011 में रांची में 34वें नेशनल गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी। उस समय उच्च न्यायालय ने एसीबी को जांच का आदेश दिया था। हालांकि एसीबी ने जांच के दौरान कई आरोपियों पर शिकंजा कसा, लेकिन 7 साल का समय गुजर जाने के बावजूद एसीबी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। रामगढ़ में जारी बिजली संकट पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सीएम से बात करने की बात कही है। वहीं इससे लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रामगढ़ की नहीं बल्कि राज्य भर में बिजली संकट है। के लिए डीवीसी के साथ इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया है, प्रार्थना किया है कि जल्द से जल्द जो भुगतान डीवीसी का करना है वो कर दिया जाए, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है डीवीसी वालों के पास वो आज के समय पैसे नहीं हैं, राशि नहीं है जिसके द्वारा वो कोयला खरीद पाएँ, और जब वो कोयला खरीद पाएंगे
तभी बिजली का उत्पादन हो पाएगा और फिर बिजली का सप्लाई हम लोग को भी मिलेगा। आज झारखंड में जो न्यूनतम जो जरूरतें हैं वो 2200 मेगावाट बिजली की। फायदा झारखंड में कितना हो रहा है? 150 मेगावाट। अब 2050 मेगावाट बिजली झारखंड सरकार बाहर से परचेज करती है, एनटीपीसी से, डीवीसी से, प्राइवेट कंपनी से, महंगे दरों में।